बिहार की सियासत के बारे में एक बात जरूर कही जाती है कि यहाँ पर जिस दल या गठबंधन ने जातियों की अपने पक्ष में गोलबंदी कर ली, यानी जातीय समीकरण को जिस दल ने साध लिया, उसके लिए जीत बेहद आसान हो जाती है। चुनावी मुद्दे तभी काम करते हैं जब जातियों का समर्थन मिल जाए। और बिहार में लालू और राबड़ी का राज अगर 15 साल तक रहा और इस दौरान लालू हर चुनाव अगर जीतते रहे, तो इसके पीछे जातीय समीकरण सबसे बड़ा कारण था। और नीतीश कुमार अगर 20 साल से बिहार के सीएम बने हुए हैं, तो उसके पीछे भी यही कारण है, यानी उन्होंने जातीय समीकरण को अच्छे से भांप लिया है और उसके आधार पर ही वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आरजेडी का भले ही 20 साल से सीएम नहीं बना हो, लेकिन लालू यादव के समय से जो वोट बैंक उसके साथ था, वो अभी भी उसी के साथ बना हुआ है। आरजेडी की वोट बैंक में कमी नहीं आई है और इस बार इस वोट बैंक में नया आधार जुड़ा है, जिसके चलते ही तेजस्वी यादव अब ऐलान कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार किस दिन शपथ ले रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार की जातीय समीकरण को लेकर ही करने जा रहे हैं बात। बताएंगे कि किस जाति का वोट किस गठबंधन की तरफ जाने की बन रही है संभावना और क्यों तेजस्वी यादव कर रहे हैं इतना बड़ा दावा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में इस बार के चुनाव महागठबंधन और एनडीए के बीच में होना है। दोनों ही गठबंधनों की मजबूती और कमजोरियां क्या क्या हैं, ये सभी को पता है। टिकट वितरण में भी साफ दिखाई दिया। जो समुदाय जिस गठबंधन के साथ है, उसे उस गठबंधन की तरफ से जमकर टिकट दिए गए और जिसका वोट कम मिलता है, उसे टिकट भी कम ही दिए गए। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है, लेकिन एनडीए को इस बार के चुनाव में मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा, ये तय है। तो एनडीए की तरफ से बिहार की 243 सीटों में से सिर्फ 5 सीटों पर मुसलमान समुदाय के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जो किसी भी चुनाव में सबसे कम संख्या है। बिहार चुनाव में कोई भी पार्टी या गठबंधन सिर्फ एक जाति समूह के भरोसे बहुमत हासिल नहीं कर सकता। सफलता के लिए अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और महादलित जैसे बड़े और बिखरे हुए समूहों को साधने की भी जरूरत होती है। साथ ही अपने कोर वोट बैंक, जैसे कि आरजेडी के लिए है यादव और मुसलमान, बीजेपी के लिए सवर्ण, इनको एकजुट रखना भी जरूरी होता है। और इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हर चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अब बात करते हैं बिहार की सियासत में जातियों की किस जाति की कितनी संख्या है और वो किस तरफ दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, बिहार की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में यादव समुदाय है। इसकी आबादी करीब 14.3% है। ये बड़ा वोट बैंक लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। आरजेडी के अपने स्कोर वोटर पर लालू और तेजस्वी का भरोसा इतना गहरा है कि अगर आरजेडी किसी गैर यादव उम्मीदवार को भी टिकट देती है, तो यादव मतदाता उसे पूरा समर्थन देते हैं। ये समर्थन केवल आरजेडी तक सीमित नहीं रहता, ये वोट आरजेडी के सहयोगी दलों को भी आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी की बात करें तो ये है 70% से ज्यादा। यादव समुदाय की तरह मुसलमान भी आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और 1990 में लालू यादव ने मुसलमान और यादव समुदाय को जोड़कर MY यानी माई समीकरण तैयार किया था, जो आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत आज भी बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल एरिया, जहां मुस्लिम आबादी 40% से 70% तक पहुंचती है, वहां नया रुझान देखने को मिला था। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो कई सीटों पर उसे अच्छी संख्या में वोट मिल गए थे। लेकिन इस बार हालत बदले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय इस बार एकजुट दिख रहा है, जिसके चलते AIMIM के लिए चुनौती बढ़ गई है। बिहार में सवर्ण जातियों की हिस्सेदारी 15.5% है। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ शामिल हैं। आजादी के बाद लंबे समय तक इस वर्ग का झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर रहा, लेकिन 1990 के बाद से कांग्रेस की पकड़ जब बिहार में कमजोर पड़ी, तो इस वर्ग का वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ चला गया। इस बार भी कांग्रेस के पास सवर्ण समुदाय का एक हिस्सा है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी बीजेपी के साथ ही दिखाई दे रहा है। पिछड़ा वर्ग में यादव समुदाय के बाद सबसे ज्यादा दबदबा कुर्मी और कुशवाहा वोटरों का है, जिसे अभी तक जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। कुर्मी और कुशवाहा गठबंधन को लव कुश समीकरण कहा जाता है। राज्य में कुशवाहा आबादी 4.2% है, तो कुर्मी 2.8% है, यानी ये संख्या 7% होती है। कुर्मी वोटर तो इस बार भी जेडीयू के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुशवाहा वोटरों में इस बार महागठबंधन ने सेंध लगा दी है। इस वोट बैंक में बंटवारा दिख रहा है। महागठबंधन ने 4% आबादी वाले कुशवाहा समुदाय को 22 सीटें दी हैं, जो कि करीब 10% होता है और इसका फायदा उसे मिलता भी दिख रहा है।
पासवान दुसाध समुदाय की आबादी करीब 5% है। ये बिहार का सबसे बड़ा दलित समुदाय है और ये समुदाय रामविलास पासवान के समय से ही एलजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, जो अब एलजेपीआर की कमान चिराग पासवान के हाथ में है। और चिराग पासवान 2020 में अपनी इस वोट बैंक की ताकत का एहसास एनडीए को करा चुके हैं। तो चिराग के चलते ही जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि चिराग पासवान के चलते उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। अब बात करते हैं रविदास जाटव आबादी की, तो ये भी बिहार में 5% है, जो पासवान समुदाय के बराबर ही है। लेकिन इस समुदाय का वोट कभी भी एकजुट नहीं दिखाई दिया है और इसका बड़ा हिस्सा बिहार में कांग्रेस का समर्थक रहा है। कुछ हिस्सों में ये सीपीआई एमएल का भी समर्थन करता रहा है, लेकिन मुखर होकर ये वोट करता नहीं दिखाई दिया। दलित समाज में तीसरा सबसे बड़ा वोट है मुसहर समुदाय का। इसकी आबादी करीब 3% है। जीतनराम मांझी इसी समुदाय से आते हैं। वो दावा तो करते हैं कि मुसहर समुदाय पर उनका दबदबा है, लेकिन कभी भी वो इसे साबित नहीं कर पाए हैं। मुसहर समुदाय का वोट बिहार की अधिकांश सीटों पर क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर ही तय होता है। ये तो हमने जान लिया कि कौन सी जाति हैं जो महत्वपूर्ण है, किसकी कितनी आबादी है, कौन किसके साथ है, और इनके अलावा बिहार में वैश्य समुदाय भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस समुदाय की आबादी 13.1% है और वैश्य समुदाय में कई उपजातियां शामिल हैं, जैसे कि तेली जो कि लगभग 2.8% है और कानू जो कि लगभग 2.2% है। ये दोनों ही उपजातियां अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी श्रेणी में भी आती हैं। इस सामाजिक और आर्थिक अंतर के कारण पूरा वैश्य समुदाय एक एकजुट वोट बैंक के रूप में काम नहीं करता है। आर्थिक रूप से संपन्न और शहरों में रहने वाले वैश्य पारंपरिक रूप से बीजेपी के समर्थक रहे हैं। गांव में रहने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वैश्य जो ईबीसी श्रेणी में आते हैं, उनका रुझान महागठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। बिहार में ईबीसी आबादी कुल 36% है और यही तय करेंगे कि किसकी जीत होगी। अब तक ईबीसी को जेडीयू का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर 20 साल से सत्ता में है, उसमें ईबीसी एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये दरकता दिखाई दे रहा है। कुशवाहा समुदाय की तरफ ईबीसी वोट में भी महागठबंधन ने बड़ी सेंध लगा दी है और यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी सर्वे, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स अभी सामने आ रहे हैं, उसमें महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को अपनी जीत का कितना ज्यादा भरोसा है, ये तो तेजस्वी यादव के उस बयान से ही पता चल रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि 18 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, यानी 18 तारीख को वो शपथ ले लेंगे और 26 नवंबर से राज्य के अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव की ये भविष्यवाणी कितनी सच होती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।